नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं राघव गुप्ता के साथ। हमारे साथ सीतामढ़ी के लाल, बिहार के लाल उज्जवल कुमार उपकार हैं। उज्जवल कुमार उपकार जी बीपीएससी 69th के मतलब बिहार के फर्स्ट रैंक है और ये डीएसपी बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम इनको शुभकामना देना चाहेंगे। और जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ये इंटरव्यू उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है कि आप डीएसपी कैसे बन सकते हैं, आप फर्स्ट रैंक कैसे ला सकते हैं। आपको अगर बीपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपके लिए इंटरव्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे है भैया? मैं ठीक हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत प्राउड फील हो रहा है इवन हमको और पूरे सीतामढ़ी जिले के लोगों को कि आप सीतामढ़ी से और आपने फर्स्ट रैंक लाया और आप डीएसपी बनने जा रहे हैं। मुझे भी बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि सीतामढ़ी की धरती से जो है कोई फर्स्ट रैंक नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट रैंक लाके मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे सीतामढ़ी के लिए जो है खुशी का अनुभव हो रहा है। अच्छा, जिस वक्त आपको पता चला था कि आप फर्स्ट रैंक है, मतलब फर्स्ट रैंक आपका है, उस वक्त की क्या मतलब एक्साइटमेंट क्या था? वो वीडियो मैंने आपका एक देखा था, आप एकदम खुशी से एकदम वो आपके दोस्त थे, वो आपको गले लगा रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। हाँ, वो एक्चुअल में जिस टाइम पे रिजल्ट आया था और उससे पहले एक पीडीएफ वायरल हो रही थी काफ़ी कि टॉप 10 रैंकिंग की, तो उसमें मेरा फर्स्ट रैंक दिख रहा था। तो बहुत लोग के कॉन्ग्रेचुलेसन्स आए, बट मैंने सोचा कि नहीं, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो जब उस टाइम पे काफ़ी मीडिया वाले पहुंच गए थे, तो उन्होंने बोला कि हम ही मंगा के दिखा देते हैं आपको। तो ऑफिशियल फिर मेरे एक फ्रेंड ने भेज दिया। वो देखा तो एकदम, मेरा जो फ्रेंड था वो भी ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर ही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो एकदम खुश हो गए, क्योंकि वो पहले से ही कहते थे कि सर आप जो है ना इस सर्विस के लिए नहीं है, आप टॉप रैंकर हैं। तो वो एकदम वो वीडियो में देख रहे होंगे, बोल बोल रहे हैं कि यू डिजर्व इट। ये यू डिजर्व इट। हाँ, वो हाँ। आपको कस के गले लगा रहे हैं, मतलब एक्साइटमेंट मतलब बता नहीं सकते कितना था। हाँ, तो वो बहुत ही, उनको पहले से ही पूरा कॉन्फिडेंस था, उनको मेरे से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरा रैंक जो है टॉप 10 में आएगा। और टॉप रैंकर होना अपने आप में ही बहुत गर्व का अनुभव कराता है, क्योंकि एक तो हिंदी माध्यम वालों के लिए कहीं न कहीं जो है बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि आप हिंदी माध्यम लेके एग्ज़ाम ही क्वालीफाई नहीं कर सकते। जैसे 68वीं बीपीएससी में 1 से रैंक 1 से लेके रैंक 35 तक इंग्लिश मीडियम ही था। तो कहीं न कहीं जो वो स्टीरियोटाइप टूट गया है, और इसलिए भी मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा था। रैंक 1 अगर किसी भी हिंदी मीडियम वाले का होता तो मुझे इतना ही खुशी होता। तो कहीं न कहीं इंग्लिश का जो भ्रम था वो टूट गया। हाँ, कहीं न कहीं ऐसा था कि इंग्लिश हिंदी का जो था, मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि आप जिस भाषा में अच्छा लिखते हैं, उसमें लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? एक एक ज जैसे कि आपने कहा कि स्टीरियोटाइप टूट गया, मतलब लोग, बहुत सारे लोग का होता है कि इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी है, हिंदी वाले हमेशा ये रहते हैं और आप फर्स्ट रैंक हैं, तो जो लोग हिंदी से प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी भाषा में सुधार करें। आप ये ना देखें कि मुझे इंग्लिश लेना है कि या हिंदी। आप किसी भी भाषा में, अगर आप हिंदी में हैं, बचपन से आप हिंदी बोल रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले क्यों उतना अच्छा कर पाते हैं? क्योंकि वो अच्छी इंग्लिश लिखते हैं। आप अच्छी हिंदी लिखें, आप हिंदी भाषा में सुधार करें। रोज़ अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें रोज़ नए वर्ड्स ढूँढें, अपने भाषा शैली पर ध्यान दें, अपने भाषा लेखन पे ध्यान दें। तो जब आप उस पर ध्यान देंगे, आपकी हिंदी अच्छी होगी, तो टीचर को बेवश होना पड़ेगा आपको मार्क्स देने के लिए, कि जो है ऐसा नहीं है कि वो माध्यम देख के ही देगा। अच्छा, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा सवाल आता है 6 टू 12 है कि सभी को मतलब ये बुक लेना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए डीपली नॉलेज के लिए। आपका एनसीईआरटी के बारे में क्या ख्याल है? एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन 6 से 12 तक का जो है ना सीधे जनरलाइज किया जाता है कि सारा एनसीईआरटी पढ़ना है। बट सारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होता, आपको कुछ ही एनसीईआरटी पढ़ने होते हैं। जैसे आप हिस्ट्री में 6, 7, 8 और 12 की पढ़ ले बस, सिर्फ ये एनसीईआरटी पढ़ ले। ज्योग्राफी में आप 9 से 12 पढ़े, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। साइंस में आपको 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर आप इकोनॉमी की पढ़ने चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ें। तो आपको ना एक जनरलाइज, ये नहीं है कि 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी आप उठा के पढ़ लें, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, वो टाइम भी वेस्ट होगा। आप जो है ना जिस एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो एनसीईआरटी पढ़ें। कुछ-कुछ बिहार बोर्ड की भी बुक मैंने पढ़ी थी, जैसे कि कुछ नाम बताना चाहेंगे? जैसे 9-10th का ज्योग्राफी मैंने पढ़ा बिहार बोर्ड की, काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब एनसीईआरटी से भी ज़्यादा अच्छी है। मतलब 9th-10th बिहार की ज्योग्राफी। हाँ, बिहार की ज्योग्राफी चूँकि हिंदी मीडियम में आती है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो नहीं रहेगा सजेस्टेबल, क्योंकि इंग्लिश में आता नहीं है वो बुक। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ें 9-10th की ज्योग्राफी बिहार बोर्ड की। 8 क्लास का हिस्ट्री आप जो अतीत से लेके वर्तमान तक है, एक बार वो ज़रूर पढ़ें बिहार बोर्ड की। वो काफ़ी आपका अच्छा बेसिक देगी। जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनको मैं कहूँगा कि अगर हिस्ट्री आप कुछ नहीं जानते ना, तो आप 6, 7, 8 का बिहार बोर्ड का बुक उठाएँ और एक बार उसको पढ़ें। आप देखेंगे कि काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें। अच्छा, मैं जब आ रहा था कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी कि लूसेंट याद करते हैं, भूल जाते रहते हैं, तो लूसेंट को कैसे पढ़ा जाए ताकि लोग याद कर पाएँ?
एक तो लूसेंट जो है ना रिवीजन बुक है, उसको आप सीधे कॉन्सेप्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। आप एनसीईआरटी पढ़िए पहले, जैसे पूरा आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया पूरा, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट आ गया एनसीईआरटी से, तब फैक्ट के लिए आप लूसेंट पे जाए, तो आप देखेंगे लूसेंट में आपको 50% चीज़ें पहले से याद होगी, तो इसके बाद ईजी हो जाएगा। एक्चुअल में जो फैक्ट है वो याद नहीं करना होता, आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा। जैसे कि अगर आप याद करेंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, लेकिन क्यों हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर वो रीज़न जान लेंगे ना, आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि गांधी जी 1915 में आए, फिर 1917 का हुआ होगा। तो आप अगर पूरा रीज़न अगर जोड़-जोड़ के पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें याद होगी। आप लूसेंट को ना एक रिवीजन बुक की तरह यूज़ करें। लूसेंट अच्छी बुक उनके लिए है जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है कुछ, तो उसको जो है मेन बुक की तरह यूज़ ना करें। अच्छा, कोई लोग प्रिपरेशन के दौरान कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट देने से पहले क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए? मतलब क्या क्या लग रहा है कितना समय देना चाहिए और पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो अटेम्प्ट देना चाहिए? एक तो आपको अगर बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, अब जो नया पैटर्न है उसमें आपको 1 साल पूरा देना पड़ेगा। 1 साल पहले क्या होता था कि पहले आप 6 महीने भी देते तो आपका हो जाता, 67 से पहले। लेकिन अब 68-69 में जो पैटर्न बदल गया है, उस हिसाब से आपको पूरा 1 साल देना पड़ेगा। और आप अगर आप 1 साल अच्छी तैयारी कर लेते हैं ना, तो इसके बाद आप किसी भी दूसरे फील्ड में भी रहेंगे ना, तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं तैयारी। मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, और 1 साल अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि 1 ही साल में हो जाएगा, पहले ही साल में हो जाएगा। तो सबसे मेन है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और जो स्टैंडर्ड बुक है और एनसीईआरटी है, वो सोर्स को पढ़ें, और करंट अफेयर में एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। कौन-सा न्यूज़पेपर जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन-सा न्यूज़पेपर बेहतर सजेस्ट कर सकते हैं? अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप दैनिक भास्कर या फिर राष्ट्रीय सहारा पढ़ सकते हैं, जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, एक तो वो पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अगर हैं आप, तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, या फिर अब तो एडिटोरियल डिस्कशंस भी आते हैं यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं। अच्छा, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करें? मतलब आप अपने पढ़ाई के दौरान कौन-कौन सा बुक पढ़ते थे? हुँ। मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक तो हिस्ट्री में आप बिपिन चंद्र या स्पेक्ट्रम की बुक ज़रूर पढ़ें। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो बाइबल माना जाता है, गीता माना जाता है उसको, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो तो आप पढ़ें ही। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमी का सेक्शन पूरी तरह ना छोड़ें, ठीक है? उसमें भी कुछ पढ़ के जाएँ, मतलब बिल्कुल ही आप छोड़ देते हैं आप लोग, तो अब जो है ना नया पैटर्न में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आ जाता है, और ये कट ऑफ डिसाइडर हो जाता है। ये पढ़ लें, इससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम मिल जाएगा। मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप घर में भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अगर रूम में भी बैठ के तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहली बात तो आप अपने अंदर संयम बना के रखें, यूट्यूब पर बहुत फ्री रिसोर्स अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करें। ये नहीं देखें कि इसका व्यू 1 लाख है तो इसको देखूँगा, मैंने ये कभी नहीं देखा। किसी का 500 व्यू भी है, तो मैंने वो देखा कि इसके पास कंटेंट ठीक है कि नहीं, तो आप कंटेंट पे ध्यान दें मेनली। अच्छा, क्या लग रहा है कंटेंट के लिए कोई बेहतर चैनल आप आपके ने जो आप पढ़ा करते हैं आपको लगता था नहीं ये जो सर पढ़ा रहे हैं इनका कंटेंट अच्छा है, इससे प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है या फिर रिवाइज़ अच्छा हो जाता है? जैसे करंट अफेयर में मैंने एक यूज़ किया था ओनली आईएएस का, जो है एडिटोरियल डिस्कशन, सुमित सर कराते हैं, वो आज से नहीं 5-6 साल से करा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब उससे आपका मेंस का काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगा। इसके बाद जो है आप 1-2 चैनल और भी फॉलो कर सकते हैं, फेमस चैनल्स फॉलो कर सकते हैं। वन लाइनर के लिए जैसे उत्कर्ष क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, गौरव सर का, तो मतलब करंट अफेयर के लिए। फिर जो है आप मुरनाल को फॉलो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लक्ष्मीकांत का कितना रोल होता है? लक्ष्मीकांत का रोल आपको प्रीलिम्स में नहीं दिखेगा, प्रीलिम्स में तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, लेकिन मेंस में जो है ना 120 मार्क्स का पॉलिटी है, तो वहाँ आपको लक्ष्मीकांत का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। अच्छा, क्या होता है कि अक्सर कई बार पीटी निकल जाता है, लोग मतलब मेंस से डरते रहते हैं, मेंस कैसे लिखा जाए? आपने अपना मेंस कैसे मतलब ये किया? ज़रा मतलब बताना चाहेंगे? एक तो मैंने मेंस के ऊपर जो है ना, जो भी टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में आए हुए थे उसके ऊपर नोट्स बनाए। नोट्स बनाए कि मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में क्या-क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो पूरा प्रीवियस ईयर का टॉपिक मैंने लिखा सबसे पहले तो, और उसके ऊपर नोट्स बनाए। पढ़ा मैंने सब कुछ, लेकिन लिखा उतना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। कुछ-कुछ मैंने करंट अफेयर से जोड़ा चीज़ों को, और इसके अलावा जैसे आंसर्स लिखे, लिखने में आपको डरना नहीं चाहिए। पहली बार में हो सकता है 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे एक आंसर लिखने में, लेकिन जब आप लिखते जाएँगे तो आपको पता भी चलते जाएगा कि हमको क्या-क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। अच्छा, जैसा कि आपने मेंस की बात की मेंस में लिखने के दौरान भाषा का अपनी भाषा का कहते हैं लोग आप अपनी भाषा में लिखिए ताकि जो कॉपी चेक करते हैं उनको प्रॉपर समझ में आए। तो लिखने के दौरान क्या लोगों को मेनली रूप से देखना चाहिए? तो जो है क्या बोलते हैं, मतलब मेनली जो मेंस में जो है ना, ऐसा नहीं है, जब आप अपनी भाषा को एक जो है 10th-12th में ये कहा जाता है अपनी भाषा में, आप अपनी भाषा को जितना संप्रेषण का माध्यम जितना प्रभावशाली बनाएँगे वो उतना अच्छा होगा। तो कोशिश ये करें कि आप जो एक अच्छी जो है, जो प्रामाणिक भाषा है उसका उपयोग करें। बहुत हार्ड भाषा नहीं लिखना आपको।
बस समझ में आना चाहिए चीज़ें, लेकिन जो है कोशिश करना है कि अपने भाषा का जो स्तर को धीरे-धीरे ऊँचा उठाना है। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान क्या पूछा गया था? कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे? लोग इंटरव्यू से अक्सर डरते रहते हैं कि कैसा इंटरव्यू होगा, मुझे क्या पहन के जाना चाहिए। अक्सर दृष्टि आईएएस या फिर जो विजन आईएएस उनके इंटरव्यू हम लोग देखते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो सवाल शायद लगता है कि हमने नहीं पढ़ा था, मतलब ये सवाल कहाँ से आ गया, या फिर वो सवाल आता रहता है लेकिन हम घबरा जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान सबसे पहले तो आपको हम्बल होना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप बोलना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, सॉरी बोलना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटरव्यू जो है पर्सनैलिटी का टेस्ट है। मैंने भी काफ़ी बार सॉरी बोला उनको। अ, उन्होंने कई बार बोला, जैसे उन्होंने हिंदी में पूछा दोहा और सोठा में अंतर। मुझे कन्फ्यूज़न था माइंड में, पता था मुझे कि हाँ, क्या होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल परफेक्ट आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो मैंने बोला कि सॉरी सर। उन्होंने बोला आपकी हिंदी तो अच्छी है, फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने बोला सर इस टाइम पे मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे ना ये ईमानदारी देखते हैं कि आपके अंदर क्या ईमानदारी है। वो ये नहीं देखते आपके नॉलेज कितना है, वो तो गूगल में मिल जाता है। आपकी ईमानदारी, आपकी जो हम्बलनेस है कि आप जब लोगों से बात करेंगे तो आप कैसे होंगे, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो है कि आपके पास कितने फैक्ट हैं चीज़ों को प्रूव करने के लिए। जैसे मैंने इंटरव्यू बोर्ड पर कई ऐसे क्वेश्चन पूछे गए रिजर्वेशन के बारे में, जिस पर उनका जो विचार था मेरे विचार अलग थे, बट मेरे पास चीज़ें थी उसको सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, बट मैंने अपने विचार रखे। मैंने बोला कि सर आप जो बोल रहे हैं वो सही होगा, लेकिन मेरा ये विचार है, मतलब मैं आपके विचार से असहमत नहीं हूँ, लेकिन हमारा लेकिन विचार हमारा ये है। विचार ये है। तो डिसएग्री भी आप कर सकते हैं, लेकिन तरीका होना चाहिए। तो यही है, मतलब ओवरऑल इंजीनियरिंग मेरा वो था, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए काफ़ी कुछ। अच्छा, हमारे साथ अग्रिम बनने वाले जो डीएसपी सर हैं, तो पहले आपको धन्यवाद। और हम ये जानना चाहेंगे, डीएसपी चुनने का क्या रीज़न था? आपने क्या क्यों क्यों सोचा कि भई हम सिविल से हैं और प्रशासनिक विभाग में जाएँ? अ, एक तो डीवाईएसपी चुनने का मेरा एक रीज़न था कि कहीं न कहीं मन में यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ का वो था। अ, एक तो बहुत सारे जैसे शिवदीप लांडे सर को देखा था, तो हाँ, पढ़ा था मैंने एक न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ा था कि उन्होंने वो पटना उन दिन दौरान थे, आपने उनको देखा था, तो वो एक हाँ, मतलब मोटिवेशन। इंजीनियरिंग तक तो मेरा सिविल सर्विसेज़ में आने का कोई ऐसा वो मन नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं मन में था कि जब भी अगर सिविल सर्विसेज़ में जाने का मौका मिलेगा, यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ ही चुनूँगा। तो यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ के प्रति कहीं न कहीं प्यार था, और स्पोर्ट्स, इसलिए स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से काफ़ी जुड़ा हुआ था। और वो कहीं न कहीं आपको जो है ना काफ़ी फ़िट बनाता है। और यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ में ना आप एक तरीके से, पुलिस का बहुत रोल होता है समाज में। पुलिस जो है समाज में जो भी पुलिस और समाज के बीच जो गैप है, उसको आप भर सकते हो कहीं न कहीं। तो जैसे हम पुलिस की गाड़ी देख के डर जाते हैं, पुलिस कहीं आती है तो क्या होता है कि लोग अंदर, घर के अंदर चले जाते हैं। बस मैं समझता हूँ कि अगर मैं जहाँ पोस्टेड हूँ, मैं कम्युनिटी को समझूँ, लोग मेरे पास डायरेक्टली आए, और जो समाज और पुलिस के बीच जो उनकी छवि अच्छी नहीं है, उनकी छवि अच्छा करूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेले कर दूँगा, लेकिन ये है कि मैं जितना कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। तो भैया, सीतामढ़ी के लाल उज्जवल कुमार उपकार जी हमारे साथ हैं। लोग और पुलिस के बीच जो गैप है, डिस्टेंस, उसको दूरी खत्म करने के लिए पहला रैंक लेकर के आए और डीएसपी बनने जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात कहना चाहेंगे भैया, पुलिसिंग मतलब जो होती है वो बहुत ही मतलब एकदम डीपली देखा जाता है। कई बार लोग अक्सर जैसे कि आपने कहा कि गैप होता है, लोग बात नहीं कर पाते हैं। इस गैप को मिटाने के लिए आपने ये रैंक चुना है। हाँ, एक तो ये बात है, दूसरा मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं पुलिसिंग में, जैसे कि कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, जिसमें आप कम्युनिटी के लोगों से ही बात करते हैं कि जो है कोई घटना ना हो, या कोई घटना हो तो कम्युनिटी पुलिस की तरह काम करे। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि ज़रूरी नहीं है कि पुलिस को अपना रौब दिखा के ही सब काम कर लो, वो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी कर सकती है। और अब जो ऐसी चीज़ें अब बढ़ गई, अब तो मतलब नए-नए जो एस्पेक्ट्स पुलिसिंग में आ रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम आ गया है, ये सब हो गया। तो अब जो है स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग से हूँ तो काफ़ी जो है इन सब का भी थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मुझे लगा कि मैं कुछ इनोवेटिव कर सकता हूँ शायद इस फील्ड में। अच्छा, पढ़ाई के दौरान लोग टाइमिंग क्या हम ये क्वेश्चन, ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग कहते हैं कितने घंटे पढ़ने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? नहीं, मेरे मेरे जो है ना कभी भी पढ़ने के घंटे फिक्स नहीं रहे। मैं ये रहा है कि मैंने एक टारगेट फिक्स किया इस वीक का, तो उस वीक में अगर वो टारगेट जितने घंटे में पूरा हो गया, मैंने उसी के हिसाब से किया है। तो आप जो है सबका अपना तरीका होता है, आप चाहे तो 8 घंटे फिक्स कर लें, 10 घंटे। लेकिन हाँ, जो टारगेट्स है, जैसे आपने सोचा कि इस वीक मैं 10 क्वेश्चन लिखूँगा, और अगर आप जो 10 क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 दिन में, तो आपका टारगेट पूरा हो गया। तो टारगेट बेस्ड
और छोटे-छोटे टारगेट्स बनाएँ, मतलब छोटे-छोटे टारगेट मैंने 10 क्वेश्चन लिखूँगा, 20 क्वेश्चन याद करूँगा या इतना लिखूँगा, इतने पेज के नोट्स बनाऊँगा। ये करें आप, मतलब घंटे पे ध्यान ना दें। आप 20 घंटा पढ़ के भी अगर आप एक किताब नहीं पढ़ पा रहे ठीक से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप 2 घंटे पढ़ के ही अगर वो कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। वो 2 घंटे 20 घंटे के बराबर होंगे। आपने देखा कि हमारे साथ सीतामढ़ी और बिहार के फर्स्ट रैंक के टॉपर हमारे साथ उज्जवल कुमार उपकार जी थे। धन्यवाद। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। सीतामढ़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।